दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो कभी अपने माँ बाप की लाडली बेटी हुआ करती थी, जो करोड़ों की संपत्ति की इकलौती वारिस थी। फिर भी उसने अपनी ज़िंदगी एक छोटे से बदबूदार गंदे कमरे में बसर की। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी उसकी, जो वो गुमनामी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो गई। मैं 3 दिन से मम्मी के बिस्तर के पास से नहीं हटी थी। मेरी आंखें जल रही थी, पर मेरी नज़रें सामने लगे मॉनिटर से नहीं हट रही थी। मॉनिटर की स्क्रीन पर चलती टेढ़ी मेढ़ी लाइनें इस बात की गवाह थी कि अभी वो जिंदा हैं। मुंह पर लगे ऑक्सीजन मास्क से आती हुई उनकी सांसों की आवाज़ें मेरे कानों में जब जाती तो मैं सिर उठाकर ईश्वर को धन्यवाद देने लगती। थैंक यू गॉड, तू दयालु है। मम्मी को लंग कैंसर था। उन्हें यह बीमारी कैसे हुई मुझे पता नहीं चला। हल्की फुल्की खांसी से शुरू होते होते खांसी के दौरे और फिर मुंह से खून निकलना, सब कुछ मुझसे छुपाती रही। मैं छोटी थी, पर इतनी भी छोटी नहीं थी कि उनकी बातों को समझ ना सकूं। जब भी माँ मेरे पापा को सिगरेट खरीदने के लिए पैसे देने से मना करती थी, उनका हाथ उठ जाता था। अलमारी खोलकर माँ के पर्स से निकाल कर घर से बाहर निकल जाते थे और रात देर से लौटते थे। सिगरेट और शराब की गंध पूरे कमरे में फैल जाती थी। कभी कभार तो शराब इतनी ज़्यादा पीकर आते थे, पूरी पूरी रात माँ उनकी उल्टियाँ साफ करती रह जाती थी। शराब, सिगरेट और उल्टी की मिलीजुली दुर्गंध से मुझे उबकाई आने लगती, तो मैं बाहर जाकर ज़मीन पर लेट जाती ताकि ताज़ी हवा अपने फेफड़ों में भर सकूं। पर माँ उसी बदबूदार कमरे के कोने में पूरी रात गुजार देती थी। मैंने कई बार माँ से कहा, चल कहीं और चलते हैं, क्यों इस आदमी की मार और यातनाएं सहती है। माँ के चेहरे पर बस एक फीकी सी हंसी आती और उसी क्षण लुप्त हो जाती। मेरे गालों को थपथपाकर वो किसी बहाने वहाँ से उठ जाती। माँ मुझसे हमेशा यही कहती रही कि वो जैसा भी है, वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। पर वो एक दिन अचानक से हमें छोड़कर चला गया। उसे धरती निगल गई या आसमान, हमें पता नहीं चला। उसके जाते ही माँ बीमार रहने लगी थी। नहीं, बीमार तो काफ़ी पहले से ही थी, बस मुझे ही पता नहीं चला। और उसे माँ की बीमारी का अंदाज़ा मुझसे काफ़ी पहले हो गया था। शायद इसी वजह से वो हमें छोड़कर चला गया था। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता, जब मैं माँ को बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर आई थी। डॉक्टर ने उन्हें देखते ही कहा, घर में कोई बड़ा है तो उसे लेकर आओ, उनसे तुम्हारी माँ की बीमारी के बारे में बात करनी है। मेरी आंखों से सिर्फ आंसू निकले थे। मैं सिर्फ 14 साल की तो थी। बस इतना ही कह पाई कि हमारे घर में कोई और नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। मैंने इतनी धीमी आवाज़ में कहा था कि शायद ही उस डॉक्टर को मेरी बात सुनाई दी हो। माँ का एक्सरे हुआ, उससे पता चल गया कि उनके फेफड़े ख़राब हो चुके हैं। एक एक करके टेस्ट पर टेस्ट होते चले गए। फेफड़ों का कैंसर निकला, वो भी आखिरी चरण का। उसके पास सिर्फ गिनती के दिन बचे हुए थे। उन्होंने माँ को अस्पताल में भर्ती कर लिया और उनका इलाज शुरू हो गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ का इलाज करवा सकूं, पर उनके इलाज में कोई रुकावट नहीं आई। डॉक्टर और अस्पताल वालों ने मुझसे इलाज के लिए एक पैसा नहीं मांगा। मैं जब भी पैसे की बात करती तो मुझे हमेशा यही कहा गया, तुम चिंता मत करो, उनके इलाज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। मैं फिर सिर उठाकर ईश्वर को धन्यवाद देती और मेरे मुंह से हमेशा यही सब निकलते, तू दयालु है, तू जानता है किसको कब क्या चाहिए। माँ को अस्पताल में भर्ती हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था। दिन प्रतिदिन उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। मैं जब भी डॉक्टर से उनके बारे में पूछती तो मुझसे कहते, अपनी माँ के लिए दुआ करो। माँ के लिए मेरे होंठों से सिवाय दुआओं के अलावा कभी कुछ निकलता ही नहीं था। आज सुबह से उनकी सांस उखड़ रही थी। उनकी ऐसी हालत देख मुझे आईसीयू से बाहर निकाल दिया गया। मैं वहीं रुकने की जिद कर रही थी, पर मेरी बात कोई नहीं मान रहा था। मैं कैसे उन्हें समझाती कि जो भी पल, जितनी भी सांसें उनके पास बची हैं,
मैं उनके पास रहना चाहती हूँ। पर बच्चा समझकर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। कुछ देर के बाद जब मुझे अंदर बुलाया गया, तब माँ का चेहरा सफ़ेद चादर से ढका हुआ था। सामने मॉनिटर की स्क्रीन पर अब कोई आड़ी तिरछी लकीरें नज़र नहीं आ रही थी। मैं समझ चुकी थी कि वो जा चुकी हैं, मुझसे बहुत दूर, इतनी दूर कि मैं चाहकर भी उस तक नहीं पहुंच सकती हूं। मैंने बिना समय गंवाए माँ के सामान को इकट्ठा करना शुरू किया। माँ के तकिए के नीचे से उनके मोबाइल के साथ एक लिफाफा मिला। मैंने उत्सुकतावश उसे उठा लिया। उसे खोलकर देखा तो उसमें कुछ रुपये और एक चिट्ठी थी जो मेरे लिए लिखी गई थी। मैंने खत खोलकर देखा। चंद टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में माँ ने मेरे लिए कुछ लिखा था। अस्पताल में ये चिट्ठी उन्होंने कब लिखी और इसका पता मुझे कैसे नहीं चला। हाथ में पकड़ी चिट्ठी को मैंने पढ़ना शुरू किया। प्रिय अमीषा, मैं जानती हूँ कि जब तुम्हें यह खत मिलेगा मैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होंगी। ये तुम्हारे साथ अन्याय नहीं तो और क्या है। तुम सोच रही होगी कि अगर ऐसा है तो फिर मैं यह अन्याय तुम्हारे साथ क्यों कर रही हूँ। अगर मेरे बस में होता तो शायद मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। काश ईश्वर ने मुझे गिनती की सांसें नहीं दी होती। तुम्हारे पैदा होने के बाद मैंने जाना ममता क्या होती है। मैं तुम्हें पल पल बड़ा होते हुए देखना चाहती थी, पर अब मैं मजबूर हूँ। मेरी बच्ची, मैं अपने हिस्से की सांसें जी चुकी हूँ। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि मैं ना ही अच्छी माँ बन सकी और ना ही अच्छी बेटी। बचपन से लेकर आज तक जिन चीज़ों की तुम हकदार थी, मैं माँ होने के नाते कभी तुम्हें दे नहीं सकी। आज जब मौत मेरे सिरहाने खड़ी है, तब मुझे एहसास हो रहा है कि अपने बच्चे से बिछड़ना क्या होता है। तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। काश मेरे मम्मी पापा भी मेरे लिए ऐसा कह सकते। मैंने उन्हें बहुत दुख दिए हैं बेटा। काश मैंने अतीत में सही फैसले किए होते और तुम्हें एक खुशहाल ज़िंदगी दे सकती। काश मेरे इख्तियार में होता तो मैं अपने उन फैसलों को बदल सकती। पर शायद मेरी नियति में यही लिखा था। तुम्हें इस दुनिया में अकेले छोड़कर जाने का ख्याल मुझे सुकून से मरने नहीं देगा। मेरे चले जाने के बाद तुम खुद को अकेला महसूस नहीं करना। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगी। अमीषा मेरी बच्ची, मेरे जाने के बाद बस तुम्हें इस पते तक पहुंचना है। उसके बाद मुझे यकीन है तुम खुद को सुरक्षित हाथों में पाओगी और तुम्हें अपने जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। बस अब मैं थक चुकी हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है। अमीषा, जो तुमसे मांग रही हूँ उसे मेरी अंतिम इच्छा समझना। अमीषा मेरी बच्ची, मेरी अस्थियों को किसी नदी में प्रवाहित मत करना। जिस घर का पता मैं तुम्हें बता रही हूँ, उस घर के पीछे बने बगीचे की मिट्टी में उन्हें फैला देना। तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। माँ के चले जाने के बाद पूरा 1 महीना मैंने इस इंतज़ार में बिता दिया कि शायद वो लौट आए, पर मेरे पापा नहीं आए। मैंने अपने सामान को इकट्ठा करना शुरू किया। हर कोना माँ से जुड़ी यादें थी। किसे अपने साथ लेकर जाऊं और किसे छोड़ जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे बचपन के खिलौने, मेरी किताबें, कपड़े, एक एक करके मैं उन्हें इकट्ठा करती जा रही थी। घर में माँ का गिना चुना सामान था। गिनती की साड़ियों के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जिसे मैं अपने साथ लेकर जाती। बस साथ लेकर जा रही थी वो अच्छी बुरी यादें जो हमने इस छोटे से कमरे में एक साथ जी थी। माँ ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। घर को ताला लगाकर बस स्टैंड से बस पकड़कर मैं सीधे देहरादून पहुंच गई। बस स्टैंड के बाहर ऑटो रिक्शा की लाइन लगी हुई थी। मैंने हाथ में पकड़े पते को ऑटो रिक्शा वाले को दिखाया और उसे चलने के लिए कहा। आधे घंटे के बाद उसने ऑटो एक लाल रंग की ईंटों से बने हुए ढलान वाली छत के मकान के सामने रोक दिया, जिसके बाहर लीची, अमरूद और नाशपाती के पेड़ लगे हुए थे, जिन्होंने मकान को अपनी ओट में लिया हुआ था।
मकान बाहर से काफ़ी पुराना लग रहा था। गेट पर लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा था जिसके सीधे हाथ की तरफ पर डोरबेल लगी हुई थी। ऑटो वाले को पैसे देकर मैंने डोरबेल बजाई और इधर उधर देखते हुए मेरी नज़र घर के बाहर नेम प्लेट पर गई। उस पर जो नाम लिखा था उसे पढ़कर मैं हैरान हो गई। वसुधा निवास। वसुधा निवास। मन ही मन मैं इस नाम को दोहरा रही थी। तभी घर के अंदर से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला और मुझे सामने देखकर कहने लगे, तुम अमीषा हो, वसुधा की बेटी? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। जी मैं अमीषा हूँ। बड़ी बेतकल्लुफ़ी से उन्होंने मेरे हाथ से मेरा सामान लिया और मुझे अंदर चलने के लिए कहा। मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी पर फिर भी मैं उनके पीछे चल दी, यह सोचकर कि माँ ने अगर मुझे इनके पास भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा होगा। एक लंबी सांस भरकर मैं उनके पीछे पीछे चल दी। घर के अंदर बहुत खूबसूरती से पतली पतली लाल ईंटों से क्यारियाँ बनी हुई थी जिनमें बेहद खूबसूरत फूल लगे हुए थे। गुलाब और गेंदे के फूलों के अलावा दूसरे मौसमी फूलों से क्यारियाँ भरी हुई थी। सच कहूँ तो मैं उन फूलों के नाम नहीं जानती थी। जामनी, गुलाबी, नारंगी, पीले रंगों से क्यारियाँ लहलहा रही थी। मेरे आगे बढ़ते हुए कदम वहीं रुक गए और मैं क्यारियों के पास आकर रुक गई। बहुत सुंदर फूल हैं, मेरे मुंह से निकला। हाँ, वाकई इनसे खूबसूरत चीज़ तो दुनिया में कोई नहीं है। मैं वहाँ खड़ी फूलों की पत्तियों पर हाथ फेरने लगी। इन्हें देखने के लिए तुम्हें बहुत समय मिलेगा। चलो पहले अंदर चलो। इतने लंबे सफ़र के बाद तुम थक गई होंगी। ऐसी यहाँ बहुत सी क्यारियाँ घर के पीछे बने बगीचे में भी हैं। जल्दी ही तुम्हें सब दिखा दूंगा। बिना कुछ कहे मैं फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। सफ़ेद संगमरमर से बने फर्श पर चलते हुए वो एक लकड़ी के दरवाजे के सामने आकर रुक गए। मेरे लिए दरवाज़ा खोलकर मुझे पहले अंदर आने का इशारा करने लगे। मैं उनके कहे अनुसार चलते हुए एक बड़े से कमरे में आ गई। कमरे में नीले रंग के सोफ़े रखे हुए थे और उनके साइड में नक्काशीदार गहरे रंग की साइड टेबल थी और कमरे के बीचों बीच भी कांच की नक्काशीदार लकड़ी की मेज़ थी जिसके ऊपर बेहद खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर की दो हाथियों की मूर्ति थी। कमरे के एक तरफ आग जलाने के लिए आतिशदान था जिसके ऊपर बारहसिंगा का सिर दीवार पर लटका हुआ था। मैं आतिशदान के पास खड़ी होकर उसे देखते हुए मैं कमरे की दूसरी दीवारों को देखने लगी। कमरे की दूसरी दीवारों पर मरे हुए जानवरों के सिर लटके हुए थे जिन्हें देखकर मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था कि यह घर है या अजब घर। ये घर किसका है? अमीषा ने उनसे पूछा। ये घर तुम्हारे नाना का है। पूरे कमरे की तरफ मुझे नज़र दौड़ाते हुए देख वो मुझसे कहने लगे, तुम्हारे परनाना और उनके पिता ने इन सभी का शिकार किया था। मेरे परनाना ने और उनके पापा ने, वो सभी शिकारी थे। मैंने हैरानी से उनसे पूछा, और मेरे नाना ने क्या कभी जानवर का शिकार नहीं किया? नहीं, तुम्हारे नाना ने कभी किसी जानवर का शिकार नहीं किया। उनका कहना था अब इस कमरे की दीवारों पर कोई जगह ही नहीं बची है कि वह अपने शिकार को लगा सकें। रियली? नहीं, मैं मजाक में कह रहा था। अपने पापा के साथ वो कभी कभार चले जाते थे पर शिकार करना उनका शौक कभी नहीं रहा। आपको शिकार करने का शौक है? अमीषा ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मुझे निरीह जानवरों को मारने का शौक नहीं है। आप कौन हैं? मैं विक्रम सिंह हूँ। ये तो आपका नाम है। माँ को आप कैसे जानते थे? मैं तो वसुधा को बचपन से जानता हूँ। आप मेरी माँ को बचपन से जानते हैं? मैंने हैरानी से पूछा। मेरा और तुम्हारी माँ का बचपन इसी घर में बीता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उसके परिवार में सिर्फ दो ही लोग हुआ करते थे। तीसरे किसी का नाम उनसे कभी नहीं सुना। ना ही कभी माँ और पापा ने किसी का जिक्र किया। ऐसा कैसे हो सकता है?
इंसान के मुंह से कभी ना कभी अनजाने में ही अपनों का नाम निकल जाता है। फिर ऐसा क्या हुआ था कि माँ ने कभी अपने परिवार के बारे में कुछ नहीं बताया? अमीषा सोच रही थी। क्या हुआ अमीषा, किस सोच में डूब गई हो? कुछ नहीं, सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। लग रहा है कि जैसे मैं, कहते हुए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, ये सोचकर कि अभी तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिन्हें वो जानती ही नहीं है। तुम खड़ी क्यों हो, यहाँ बैठो, कहकर उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गई। तभी कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ और विक्रम उससे कहने लगे, राम सिंह, ये अमीषा है, आज से ये यहीं रहेगी। इनका सामान कमरे में रख दो। नहीं, रहने दे, मैं खुद रख लूँगी, कहकर वो उठने लगी। नहीं, आप यहीं बैठे अमीषा बेबी, हम रख देंगे। राम सिंह मुझे बेबी कहकर बुला रहा था। सब कुछ यहाँ अजीब सा है। मैं इस तरह के माहौल की आदी नहीं थी। अमीषा, तुम सफ़र से आई हो, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर इकट्ठे खाना खाते हैं। जी ठीक है, कहकर वो उठ खड़ी हुई और उन्होंने राम सिंह को मेरा कमरा दिखाने के लिए कहा। मैं राम सिंह के पीछे चलती हुई जा रही थी। कई कमरों को पार करने के बाद राम सिंह एक कमरे के आगे आकर रुक गए। अपनी जैकेट की जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकालकर दरवाजे को खोलने लगे। कमरे के अंदर घुसते ही सीधे हाथ की तरफ स्विच बोर्ड था, जिसे ऑन करते ही पूरा कमरा रोशनी से जगमगा उठा। इतनी सारी लाइट्स जलाने की क्या ज़रूरत है? मैंने कमरे में घुसते हुए राम सिंह से कहा, इस कमरे में ऐसा ही सिस्टम है। वसुधा दीदी को अपने कमरे में बहुत सारी रोशनी चाहिए होती थी तो बड़े साहब से शिकायत करती थी। क्या बाबा, बत्तियां जलाते जलाते हमारे हाथ दुखने लगते हैं। तो बस बड़े साहब ने अगले ही दिन इलेक्ट्रीशियन को बुलाया और वसुधा दीदी के कमरे की लाइट की सेटिंग उनके मुताबिक कर दी, कहकर राम सिंह ने उसका सूटकेस एक तरफ रखकर कमरे से बाहर जाने लगा। अमीषा ने पीछे से आवाज़ लगाकर उससे पूछा, आप मेरी माँ को जानते हैं? ये कमरा मेरी माँ का हुआ करता था। वसुधा बेबी को हम कैसे नहीं जानेंगे? हमारा तो पूरा परिवार कई पीढ़ियों से साहब लोगों की सेवा कर रहा है। हम तो यहीं पैदा हुए हैं। वसुधा बेबी का नाम सुनकर बहुत दुख हुआ। तितलियों की तरह पूरे घर में घूमती रहती थी, हमको एक पल का चैन नहीं लेने देती थी। एक फरमाइश पूरी करते तो तब तक दूसरी फरमाइश सुना देती। हमको तो साहब ने उनके कामों के लिए रख दिया था। दिन में 3-4 बार जब तक बाजार नहीं दौड़ा देती थी, उनको चैन नहीं पड़ता था। ना जाने किसकी नज़र लग गई इस घर को। वसुधा बेबी दिल्ली क्या गई, ये घर तो सूना हो गया। साहब और मैम साहब सारा दिन अपने कमरे में बैठे वसुधा बेबी की तस्वीरों को देखते रहते थे। राम सिंह, क्या हुआ? अभी अमीषा को उसका कमरा नहीं दिखाया? आया साहब जी। विक्रम की आवाज़ आते ही राम सिंह अमीषा को कमरे में छोड़कर बाहर चला गया। राम सिंह जैसे ही कमरे से बाहर गया, अमीषा कमरे में रखी एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखने लगी। कमरे की एक दीवार पर लकड़ी के बड़े से फ्रेम में माँ के बचपन से लेकर कॉलेज के ग्रेजुएट होने की तस्वीरें थी। अमीषा बड़े ध्यान से उनकी एक एक तस्वीर को देख रही थी। एक तस्वीर को देखते हुए उसकी आंखें वहीं रुक गई। एक औरत और आदमी के साथ माँ की तस्वीर थी। यकीनन ये उसके नाना नानी की तस्वीर होगी, पर माँ की शादी और उसके पापा की कोई तस्वीर वहाँ नहीं थी। माँ कितने शान शौकत से रहती थी, इसका अंदाज़ा अमीषा को उनकी तस्वीरें देखते हुए हो गया था। अमीषा वहीं खड़े हुए सोच रही थी कि फिर माँ के साथ ऐसा क्या हुआ जो शादी के बाद उनका संसार एक कमरे के मकान तक सीमित रह गया। अपने उस घर की याद आते ही अमीषा की आंखों से आंसू निकल आए। माँ कितनी तकलीफ़ें झेला करती थी, उसके बावजूद
उसने कभी किसी से कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की। सोचते हुए कमरे की खिड़की से पर्दा हटाकर बाहर देखने लगी। उसके सामने एक खूबसूरत बगीचा था। रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां दीवार के चारों ओर थी। माँ ने इसी बगीचे के बारे में लिखा था। अपने ही ख्यालों में खोई हुई अमीशा का ध्यान तब भंग हुआ जब उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। अमीशा, मैं अंदर आ जाऊं? उसे विक्रम सिंह की आवाज़ सुनाई दी। जी आ जाएं, कहकर अमीशा पलंग से उठकर खड़ी हो गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस इस बगीचे को देख रही थी। तुम्हारी माँ की सबसे पसंदीदा जगह थी और छुपने की भी। जब भी किसी से नाराज़ होती तो यहाँ आकर छुप जाती थी। सब जानते थे कि वो यहीं पर होगी, फिर भी उसे ढूंढने का नाटक करते थे। अमीशा के चेहरे की तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम रो रही हो अमीशा? मुझे माँ की याद आ रही है, कहते हुए वो फपक फपक कर रोने लगी। मैं तुम्हारी तकलीफ़ को समझता हूँ अमीशा। नहीं, आप नहीं समझ सकते। आपने माँ की तकलीफ़ें नहीं देखी हैं। मैंने देखा है उन्हें हर रोज़ घुट घुट कर मरते हुए। आपने कहा यह मेरे नाना का घर है। अगर ये बात सच है तो माँ को क्यों एक एक पैसा कमाने के लिए लोगों की बातें सुननी पड़ती थी? क्यों नहीं उन्होंने आकर हमारी मदद की? ऐसा कौन अपने बच्चों के साथ करता है? अमीशा, मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दूंगा। चलो पहले तुम मुंह हाथ धो लो, कहते हुए विक्रम उसका हाथ पकड़कर बाथरूम के दरवाजे तक ले आए। अमीशा एक अच्छे बच्चे की तरह उनकी बात मानकर बाथरूम के अंदर चली गई। वॉश बेसिन का नल खोला और मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। आंखों से निकलते हुए आंसू पानी के साथ घुलकर सिंक की नाली में बहते जा रहे थे। सामने शीशे की तरफ देखते हुए खुद को संभालने की कोशिश करने लगी। हैंडल में लटके टॉवल को लेकर उससे मुंह पोंछा और बाहर आ गई। विक्रम सिंह अभी भी वहीं खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसे बाहर आते देख उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अमीशा का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। चलो पहले खाना खाते हैं। अमीशा को उनका हाथ पकड़ना कुछ अटपटा सा लगा और उनसे कहने लगी, मेरा हाथ छोड़ें, मैं बच्ची नहीं हूँ, खुद आ सकती हूँ। अरे हाँ, मैं भूल गया था कि तुम बच्ची नहीं हो। चलो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। राम सिंह कब से खाना लगाकर हमारा इंतज़ार कर रहा है। खाने की मेज़ पर बैठते ही विक्रम ने उससे पूछा, खाने में तुम्हें क्या पसंद है? अमीशा ने बस धीरे से कहा, जो मिल जाता है मैं सब कुछ खा लेती हूँ। मैंने माँ से कभी किसी चीज़ की फरमाइश नहीं की, जो बनाती थी चुपचाप खा लेती थी। अमीशा, तुम अपनी माँ की तरह नहीं हो, तुम बहुत अच्छी बेटी हो, कहते हुए विक्रम ने चावल का डोंगा उसके सामने रख दिया। आज राम सिंह ने अपनी पसंद का खाना बनाया है। तुम्हारा जो भी खाने का मन करे तुम उसे बता देना, वो बना देगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या मेरी माँ बहुत बुरी थी? नहीं, मेरा यह कहने का हरगिज़ मतलब नहीं है। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, पर ज़िद्दी बहुत थी। उसके ज़िद्दी स्वभाव ने सब कुछ खत्म कर दिया। नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं थी जैसा आप कह रहे हैं। जब से मैंने होश संभाला है, मैंने उन्हें किसी बात के लिए ज़िद करते नहीं देखा। पापा की हर जायज़ नाजायज़ बात को वो मानती रही। अपने ऊपर होते सब अत्याचारों को चुपचाप सहती रही हैं। इतनी तकलीफ़ें सहने के बाद भी माँ ने कभी उफ तक नहीं की थी। अमीशा, तुमने अपनी माँ का सिर्फ एक रूप देखा है। वो किसी की बेटी भी थी और बहुत लाडली बेटी थी। तुम इतना तो समझ सकती हो कि औलाद को खोने का दर्द एक माँ बाप के लिए क्या होता है। विक्रम अंकल, अगर मेरे नाना नानी माँ से इतना प्यार करते थे तो कभी हमसे मिलने क्यों नहीं आए? अमीशा, तुम्हारी माँ उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ चुकी थी। वो तो यह भी नहीं जानते थे कि उनकी बेटी जिंदा भी है या। कहते हुए विक्रम चुप होता गया। चलो छोड़ो, पहले तुम आराम से खाना खाओ,
बाकी की बातें बाद में करेंगे। जी ठीक है, कहकर अमीषा चुप हो गई। सब्जी तो लो, ये मटर पनीर की सब्जी है और ये राजमा है। लाओ मैं कटोरी में डाल देता हूँ। आप रहने दें, मैं खुद ले लूँगी। आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ पूछो, तुम कुछ भी मुझसे पूछ सकती हो। आज मैं आपसे पहली बार मिली हूँ। मैंने आपको मेरा नाम नहीं बताया, फिर आपको कैसे पता चला कि मेरा नाम अमीषा है और मैं वसुधा की बेटी हूँ? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे यहाँ आने से पहले ही आपको पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ। अमीषा, तुम पहले खाना खा लो, फिर तुम्हारे सब सवालों के जवाब दे दूँगा। खाना खाने के बाद अमीषा और विक्रम दोनों ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गए। विक्रम ने अमीषा से कॉफ़ी का पूछा तो उसने हाँ कह दी। राम सिंह को आवाज़ लगाकर विक्रम ने कॉफ़ी बनाने के लिए कहा। कुछ देर तक दोनों चुप थे। अमीषा सोच रही थी कि विक्रम खुद बात शुरू करेंगे और विक्रम उसके चेहरे पर छाई उदासी और परेशानी को पढ़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद राम सिंह कॉफ़ी बनाकर ले आया और उसे टेबल पर रखकर चला गया। विक्रम ने कॉफ़ी का मग टेबल से उठाकर उसे पकड़ा दिया। अमीषा हाथ में पकड़े हुए विक्रम के चेहरे को गौर से देखती रही कि कब वो अपनी बात शुरू करते हैं। दोनों की कॉफ़ी खत्म हो चुकी थी और विक्रम सोफे से उठकर कमरे के चक्कर लगाने लगे। अमीषा वहीं बैठे उसे इधर उधर चक्कर लगाते हुए देख रही थी। उसका व्यवहार अब उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। अमीषा को ऐसा लग रहा था कि विक्रम उसे बेवकूफ़ बना रहा है और वो उसकी माँ के अतीत के बारे में कुछ नहीं जानता है। उसके सब्र का बांध टूट रहा था। उसने विक्रम से आखिरकार सीधे सीधे पूछ लिया, आप मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या यूं ही मुझे बहला रहे हैं? और आप आज पहली बार मुझसे मिले, आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? अमीषा, मैं मन ही मन उन कड़ियों को जोड़ रहा हूँ जिनके सिरे सालों पहले टूट चुके थे। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं कुछ समझी नहीं। अमीषा, मेरा और तुम्हारी माँ का बचपन यहीं देहरादून में बीता है। इसके साथ ये बात भी सच है कि ये तुम्हारे नाना महेंद्र प्रताप सिंह का घर है। मेरा पुश्तैनी घर यहाँ से कुछ दूरी पर है। वसुधा और मैं एक साथ स्कूल जाया करते थे। एक साथ खेलना पढ़ना, यूँ समझ लो कि बस हम दोनों का साथ 24 घंटे का था। वसुधा अपने पिता की लाडली थी। उसने किसी चीज़ की इच्छा जाहिर की हो और वो उसी समय पूरी ना हो, ऐसा कभी नहीं होता था। वसुधा की माँ यानी तुम्हारी नानी सुलभा और उनके पति के बीच में अक्सर इस बात को लेकर झगड़ा हो जाया करता। तुम्हारी नानी का कहना था कि लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। ससुराल जाकर अगर वहाँ ये सब शानो शौकत ना मिला तो वो कैसे रहेंगी? और तुम्हारे नाना इस बात पर हमेशा यही कहा करते थे कि मैं अपनी बेटी की शादी उस घर में करूँगा जहाँ उसे रानी बनाकर रखा जाएगा। लेकिन भविष्य ने किसके नसीब में क्या लिखा है कोई नहीं जानता था। स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होते ही वसुधा ने दिल्ली के लेडी इरविन कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन ले लिया और वहीं हॉस्टल में रहने लगी। पहले से स्वच्छंद प्रवृत्ति वाली वसुधा को अब कोई रोक टोक नहीं थी। कॉलेज के बाद ज़्यादातर उसका समय अपनी सहेलियों के साथ मूवी देखने और रेस्टोरेंट में गुजरने लगा। स्कूल के दौरान हमेशा अव्वल आने वाली वसुधा इसी वजह से पढ़ाई में पिछड़ती गई और पहले ही साल वो अपने 4 पेपर क्लियर नहीं कर पाई तो अपने पापा से कहकर उसने एक कोचिंग सेंटर में एडमिशन ले लिया और वहीं पर उसकी मुलाकात तुम्हारे पापा अमरेंद्र से हुई, जो वहाँ एक टीचर की हैसियत से पढ़ाते थे। अमरेंद्र कोचिंग सेंटर में पढ़ाने के साथ साथ आईएएस की तैयारी भी कर रहे थे। वसुधा और अमरेंद्र धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे और अक्सर उनका समय एक दूसरे के साथ बीतने लगा। इसी बीच वसुधा ने हॉस्टल छोड़कर एक फ्लैट में रहना शुरू कर दिया, क्योंकि हॉस्टल में रात को 8 बजे के बाद लड़कियों को बाहर रहने की इजाज़त नहीं थी। वसुधा दिल्ली में क्या कर रही है
इसके बारे में उसके परिवार को कुछ पता नहीं था। कभी कभार उसकी माँ बेटी से मिलने के लिए आती और उसके पास चंद दिनों के लिए रुक जाती। अमरेंद्र ने एक जोड़े की तरह लिव इन में रहना शुरू कर दिया। वसुधा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसके पापा हर महीने उसके अकाउंट में एक अच्छी खासी रकम ट्रांसफ़र कर देते थे। यहाँ रहने के बाद अमरेंद्र जिस कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था काफ़ी दूर पड़ता था। बस से आने जाने में उसका काफ़ी समय निकल जाता था और आईएएस की पढ़ाई के लिए उसके पास समय नहीं बचता था। वसुधा के कहने पर उसने कोचिंग सेंटर में पढ़ाना छोड़ दिया ताकि इस बार वो हर हालत में अपने पेपर क्लियर कर सके। वसुधा सुबह कॉलेज के लिए निकल जाती थी और उसे लौटते हुए शाम हो जाती थी। पीछे अमरेंद्र घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करता रहता था। शाम को वसुधा के घर लौटते ही दोनों कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते और अक्सर खाना खाकर देर रात घर लौटते। अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को वसुधा अमरेंद्र के साथ जी रही थी। वसुधा का 25वां जन्मदिन था। उसके माता पिता ने उसे सरप्राइज देने के लिए उसके लिए एक नई कार खरीदी और उसी में बैठकर वो दिल्ली उसके पास पहुंच गए। कार को सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी करने के बाद लिफ्ट से सीधे 7वीं मंजिल पर पहुंच गए। वसुधा के घर के बाहर उन्हें लाउड म्यूजिक की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। 2-3 बार डोरबेल बजाने के बाद जब दरवाज़ा खोला तो सामने अमरेंद्र को देखकर उन्हें हैरानी हुई, पर खुद को वहीं खड़े खड़े तसल्ली देने लगे कि आज उसका जन्मदिन है तो दोस्तों को घर पर दावत के लिए बुलाया होगा। अमरेंद्र जब तक उनका परिचय पूछता, वसुधा की अंदर से आवाज़ आई, कौन है डियर? वसुधा के माता पिता अपने दिल को मजबूत करते हुए घर में दाखिल हुए तो सामने सोफे पर वसुधा बैठी हुई थी। अपने माता पिता को यूं अचानक से सामने देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक झटके में सोफे से उठकर खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करने लगी। ओह वाओ, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, कहते हुए वसुधा अपने मम्मी पापा के गले लग गई और अगले ही पल रूठते हुए उनसे कहने लगी, आपने आने से पहले मुझे फ़ोन करके क्यों नहीं बताया? ओह आई एम सॉरी, मैंने आपको अमरेंद्र से तो इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं। मम्मी पापा, ये हैं अमरेंद्र। और अमरेंद्र, अब तो तुम जान चुके हो ये कौन है। हेलो सर, हाउ आर यू, कहते हुए अमरेंद्र ने हाथ आगे करके वसुधा के पिता से हाथ मिलाया और फिर वसुधा की माँ की तरफ देखते हुए उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते की। आप बैठिए, मैं आपके पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ, कहकर अमरेंद्र किचन में चले गए और कुछ ही देर में 2 गिलासों में जूस डालकर उनके सामने रख दिया। इतनी बेतकल्लुफ़ी से उसे ऐसा करते देख उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी बेटी के घर में नहीं अमरेंद्र के घर बैठे हुए हैं। वसुधा ने फ्रिज से केक निकाला। अमरेंद्र ने केक पर कैंडल जलाई और एक फूंक से वसुधा ने उन्हें बुझाकर केक चाकू से काटकर केक का पहला निवाला अमरेंद्र को खिला दिया। उसे ऐसा करते देख अपने गुस्से को काबू रखते हुए दोनों चुप रहे, क्योंकि तब तक उन्हें उनके रिश्ते की सच्चाई पता नहीं थी। रात के खाने के लिए वसुधा और अमरेंद्र ने बाहर जाना था, पर मम्मी पापा के यूं अचानक चले आने से उसने बाहर जाकर डिनर का प्लान कैंसिल कर दिया और घर पर ही सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया। खाना खाने के बाद इधर उधर की बातें करते हुए महेंद्र सिंह ने अमरेंद्र को अपने बारे में बताने के लिए कहा। अमरेंद्र उनसे कहने लगा कि वो बिहार का रहने वाला है और दिल्ली के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था और साथ ही साथ आईएएस की तैयारी के लिए कोचिंग ले रहा था, लेकिन अब घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहा है। उसकी बात सुनकर महेंद्र चुप हो गए। उन्हें लगा कि पढ़ने वाला लड़का है, अगर आईएएस क्लियर कर लेता है तो उन्हें वसुधा के लिए उससे अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा। जब तुम्हारे नाना अमरेंद्र से उसके बारे में पूछ रहे थे
उस समय तुम्हारी नानी अपना सूटकेस खोलकर अपने कपड़े अलमारी में लगाने के लिए उन्हें बाहर निकाल रही थी। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, सामने कमीजें, टी शर्ट और पैंट्स हैंगर में लटकी हुई थी। मर्दाना कपड़ों को देखते ही तुम्हारी नानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने गुस्से में वसुधा को आवाज़ लगाई। वसुधा अपने पापा और अमरेंद्र के साथ ड्राइंग रूम में अपने पापा को अमरेंद्र के फ्यूचर प्लान क्या है बता रही थी। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही वो भागती हुई कमरे में गई जहाँ उसकी माँ अलमारी खोलकर खड़ी थी। उन्हें वहाँ देखते ही वो समझ गई कि माँ ने अमरेंद्र के कपड़े देख लिए हैं। ये क्या है वसुधा? सुलभा गुस्से में उससे पूछने लगी। माँ लाड करते हुए वसुधा ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें पलंग पर बिठाया और कहने लगी, माँ प्लीज़ आप इस तरह ओवर रिएक्ट मत करो। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी। मैं बस अमरेंद्र के आईएएस बनने का इंतज़ार कर रही थी। तुम दोनों एक साथ इस घर में रहते हो? हाँ माँ, पर जैसा आप सोच रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। आंखें नीची करते हुए वसुधा कहने लगी, बस कर वसुधा, तूने तो हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। शादी से पहले तू उसके साथ रह रही है और ऊपर से झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। बस बहुत कर ली अपनी मनमानी। अपना सामान पैक कर, तू सुबह होते ही हमारे साथ वापस देहरादून जा रही है। माँ मेरी पढ़ाई उसका क्या? मेरे फाइनल एग्ज़ाम अगले महीने हैं और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जितनी पढ़ना था तूने पढ़ लिया है, बस अब और तेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी। ये बात तू कान खोलकर सुन ले। आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मुझे यहीं रहकर अपने कैरियर पर फोकस करना है। मुझे सब दिखाई दे रहा है वसुधा, आजकल तेरा फोकस कहाँ है? कहते हुए उसके सुलभा ने अपने कपड़े वापस सूटकेस में डाले और उसे बंद कर दिया। माँ प्लीज़ आप यहाँ कुछ दिन मेरे पास रहें। आप खुद अमरेंद्र को पसंद करने लगेंगी। वो बहुत अच्छा लड़का है। माँ, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर बात मानी है, तो फिर आज क्यों नहीं मान सकते? तू सही कह रही है बेटा, अगर बचपन से ही थोड़ी सख्ती की होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। तुझे तो अपने किए पर ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही है, उल्टा हमें समझाने के लिए कह रही है। वसुधा मैं आखिरी बार कह रही हूँ, कल तू हमारे साथ जा रही है, अपना सामान पैक कर ले और उस लड़के को भी कह दे अलमारी से अपना सामान निकालने के लिए। सुबह तड़के हम यहाँ से निकल जाएंगे। माँ मैंने कह दिया है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी। अपनी आवाज़ को ऊंचा करते हुए वसुधा कहने लगी, आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं पापा से बात करती हूँ। कहकर पैर पटकते हुए वसुधा कमरे से बाहर चली गई। वसुधा और सुलभा की आवाज़ें कमरे से बाहर तक जा रही थी। महेंद्र सिंह को वहीं बैठे हुए समझ में आ गया था कि माँ बेटी किस बारे में बात कर रहे हैं। पापा आप माँ को समझाएं, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। कहते हुए उनके पास आकर बैठ गई। वसुधा तुम्हारी माँ सही कह रही है, जितना पढ़ना था तुम पढ़ चुकी हो, अब इससे ज़्यादा की उम्मीद हमसे मत करना। पापा अपने हाथ के इशारे से उन्होंने वसुधा को और भी कुछ कहने से रोक दिया। सब मेरी ही गलती है ना, तुम्हें इतनी छूट देता और ना आज मुझे ये दिन देखने को मिलता। कहते महेंद्र सिंह वहाँ से उठ खड़े हुए। रात काफ़ी हो चुकी थी। उन्होंने उस वक्त वसुधा से और कुछ भी कहना उचित नहीं समझा और उठकर अंदर कमरे में चले गए। सुलभा पलंग पर बैठी हुई रो रही थी। महेंद्र को सामने देख उसका गुस्सा उस पर फूट पड़ा। सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है महेंद्र। मैं हमेशा से तुम्हें कहती रही, लड़की है, इसे इतनी छूट मत दो, पर तब तुम्हें मैं उसकी दुश्मन लगती थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। हमारी इकलौती औलाद है वो सुलभा, कैसे ना उससे लाड़ प्यार करता। अच्छा रोना बंद करो, जो हुआ सो हुआ।
कल वो हमारे साथ वापस जा रही है, अपने आप कुछ दिनों में प्यार का भूत उसके सिर से उतर जाएगा, कहकर महेंद्र अपनी पत्नी को तसल्ली देने लगे। ये जानते हुए भी वो वसुधा की जिद के आगे हमेशा से ही झुकते आए हैं, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। पूरी रात दोनों की करवटें बदलते बीत गई। सुबह कब उनकी आंख लगी उन्हें पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो दिन निकल आया था। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। किसी अनहोनी की आशंका से दोनों घबराकर उठे और वसुधा के कमरे में जाकर उसे देखने लगे। उसका कमरा खाली था। सामने अलमारी के पट खुले हुए थे, जो कह रहे थे कि पंछी तो कब के उड़ चुके हैं। वसुधा के कमरे को खाली देख उसके पिता उसे फ़ोन मिलाने लगे। उसका नंबर बंद आ रहा था। दिल्ली जैसे शहर में उसके कौन दोस्त हैं, उसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। पूरा दिन वो उसका घर पर बैठकर लौटने का इंतज़ार करते रहे, इस उम्मीद से कि जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तो वो लौट आएगी। पर वसुधा घर लौटकर आने के लिए नहीं गई थी। उसने तो अपने माता पिता को दूसरा मौका भी नहीं दिया कि वो सब एक साथ बैठकर बातचीत करते और कोई हल निकालते, एक दूसरे को तसल्ली देते हुए। उन्हें वहाँ रहते हुए 1 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत चुका था। इस बीच उसकी यूनिवर्सिटी में उसके डिपार्टमेंट में जाकर उसके बारे में जानने की कोशिश की। वहाँ जाकर पता चला कि पिछले 1 सप्ताह से वो यूनिवर्सिटी आई ही नहीं। अब उनके पास दिल्ली के उस घर में बैठे रहने का कोई औचित्य नहीं बचा था। घर को ताला लगाकर महेंद्र और सुलभा वापस देहरादून लौट आए। अब उन्हें यकीन होता जा रहा था कि अब वसुधा लौटकर नहीं आएगी। अगर उसने लौटना ही होता तो वो जाती ही नहीं। वसुधा के स्वभाव को वो दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि वो बहुत ज़िद्दी है। उन्हें डर था कि कहीं वो खुद को ही नुकसान न पहुंचा ले। तुम्हारे नाना ने हमेशा उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखा था। वसुधा को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, यह सोचते हुए वो उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे। पर वसुधा ने अपना बैंक अकाउंट बंद करवा दिया। दिन और महीने बहुत तेज़ी से बीत रहे थे। ऐसे ही पूरा 1 साल बीत गया। वसुधा कहाँ है, किस हाल में है, उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। महेंद्र सिंह बीच बीच में वसुधा को फ़ोन मिलाते रहते थे, इस उम्मीद से कि शायद वो अब उनसे बात कर ले। पर हर बार उन्हें यह मैसेज सुनाई देता कि जिस नंबर से आप संपर्क कर रहे हैं वह स्विच ऑफ है। वसुधा ने उन्हें हर तरह का संपर्क तोड़ दिया था। यहाँ तक कि कुछ समय के बाद उसने अपना फ़ोन नंबर भी बदल लिया ताकि कोई उस तक ना पहुँच सके। इसी बीच वसुधा की माँ का देहांत हो गया और महेंद्र सिंह बिल्कुल अकेले हो गए। और ये अकेलापन उनकी ज़िंदगी को दीमक की तरह खा रहा था। पर साथ ही वो वसुधा के लौटने की उम्मीद को ज़िंदा रखना चाहते थे। इसलिए ना जाने कितनी बार बिना किसी को बताए वो चुपचाप अकेले ही वसुधा को ढूंढने के लिए दिल्ली निकल जाते और हर बार खाली हाथ लौट कर आते। इकलौती औलाद का दिया दुख उन्हें ना जीने दे रहा था और ना ही मरने। वसुधा के इंतज़ार में उनकी आंखें हर वक्त दरवाजे पर लगी रहती थी। उन्हें लगता था शायद इतना समय बीत जाने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और वो लौट आएगी। पर वसुधा नहीं आई और उनका यह इंतज़ार हमेशा के लिए उनके साथ ही ख़त्म हो गया। कहकर विक्रम चुप हो गए। अमीषा के लिए सब बचाना आसान नहीं था। माँ के अतीत के बारे में वो कुछ नहीं जानती थी। पर विक्रम जिस वसुधा का जिक्र कर रहे थे उसकी माँ उससे भिन्न थी। उसने माँ को कभी भी किसी से ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुना था। माँ को कभी किसी चीज़ के लिए ज़िद करते उसने नहीं देखा था। विक्रम अंकल को ज़रूर कुछ गलतफहमी हो रही है। विक्रम की बातें सुनकर अमीषा चुप हो गई और सोचने लगी कि तस्वीर का दूसरा रुख ऐसा भी हो सकता है। उसने कभी सपने में भी इसकी कल्पना नहीं की थी। गर्मी की छुट्टियों में जब भी उसकी सहेलियां उससे कहती कि वो अपने नाना नानी के पास रहने जा रही हैं, वो गुमसुम सी उसकी बातें सुनती रहती और मायूस हो जाती। माँ से कई बार उसने अपने नाना नानी और पापा के मम्मी पापा के बारे में पूछा था,
पर माँ ने उसे हमेशा यही कहकर बहला दिया कि हमारा बस यही परिवार है, तुम, मैं और तुम्हारे पापा, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है। पर माँ, फिर भी कोई तो रिश्तेदार होगा हमारा इस दुनिया में। इस पर माँ का पलटकर कहना, क्या हम काफ़ी नहीं हैं तुम्हारे लिए? इसके बाद उसने माँ से कभी भी अपने रिश्तेदारों को लेकर बात नहीं की। विक्रम, जिसे वो चंद घंटों पहले ही मिली है, कैसे इनकी बातों पर यकीन कर ले? अब माँ भी नहीं रही जिससे वो पूछ सकती कि माँ, आखिर सच्चाई क्या है। एक अजीब से मकड़ जाल में वो उलझती जा रही थी। नहीं अंकल, मेरी माँ ऐसी नहीं थी, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मैंने माँ को देखा है, उनकी तकलीफ़ों को देखा है। इतनी तकलीफ़ें सहन करने के बाद भी उनके चेहरे पर शिकन नहीं होती थी। आप कौन सी वसुधा की बात कर रहे हैं? मुझे आपकी यह कहानी कतई स्वीकार नहीं है। और जब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी हैं, उनके बारे में इस तरह की बातें करना आपको शोभा नहीं देता है। मैंने शायद यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं जल्द ही वापस अपने उसी छोटे से घर में लौट जाऊंगी, जहाँ सीमित साधनों में भी मेरी माँ मेरी हर ज़रूरत को पूरा करती थी। कहते हुए अमीषा का गला रूंधने लगा। अमीषा, मैं तुम्हें किसी बात को मानने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूँ। जो सच था वो बता दिया है। बाकी तुम उसे कैसे स्वीकार करती हो, यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ। अंकल, एक बात सच सच बताएं, क्या आप भी मेरी माँ से इन सालों में कभी नहीं मिले? अमीषा, मैं तुम्हारी माँ से बस एक बार मिला था, पर काश मैं बहुत पहले मिला होता तो तुम्हारे हालात कुछ और होते। तकरीबन 2 महीने पहले मुझे उसका फ़ोन आया था। उन दिनों मैं देहरादून से बाहर था। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वो नंबर नहीं था, इसलिए मैंने उसे इग्नोर कर दिया। फिर दूसरे दिन मुझे उसी नंबर से एक मैसेज मिला। उसमें लिखा था, विक्रम, ये मेरा नंबर है, मुझे फ़ोन करो, वसुधा। वसुधा का मैसेज पढ़कर मैं हैरान भी हुआ और चिंतित भी। आखिर इतने सालों के बाद वो मुझे मैसेज लिखकर फ़ोन करने के लिए कह रही है। मैंने बिना समय गंवाए वसुधा को फ़ोन किया। माँ के पास आपका फ़ोन नंबर था? अमीषा ने हैरानी से उनसे पूछा। हाँ, वसुधा के पास मेरा फ़ोन नंबर तो शुरू से ही था। शायद इसी दिन के लिए उसने उसे संभाल कर रखा हुआ था। जैसे ही मैंने उसे फ़ोन किया, वसुधा ने एक ही बेल के बाद फ़ोन उठा लिया। हेलो वसुधा। विक्रम, बहुत धीमी आवाज़ में उसने मेरा नाम लिया। वो रो रही थी और उसके रोने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। वसुधा, कहाँ हो तुम? मुझे अपना पता दो, मैं अभी तुम्हारे पास पहुँचता हूँ। नहीं विक्रम, मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे मम्मी पापा कैसे हैं? मैं उन्हें कितने दिनों से फ़ोन मिला रही हूँ, वो मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाते हैं? वसुधा, तुमने इतनी देर क्यों कर दी उनसे मिलने के लिए? तुम्हारी आवाज़ सुनने को वो तरस गए थे। ऐसी भी क्या नाराज़गी हो गई थी वसुधा कि सालों तक तुम्हें उनकी याद नहीं आई? ऐसे कैसे इतना पत्थर दिल हो गई तुम? मेरी वसुधा तो ऐसी कभी नहीं थी। तुम तो यह भी भूल गई कि तुम्हारे सिवा उनका और कोई नहीं है। मैंने देखा है उन्हें तुम्हारी याद में तड़पते हुए। विक्रम, ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे उनसे बात करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। प्लीज़ मेरी उनसे बात करवा दो। मुझे तो अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगनी है। विक्रम, अगर उन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया तो तुम उन्हें समझाना, उनसे कहना वो तो थी ही पागल, पर जैसी भी है आपकी बेटी है, उसे माफ़ कर दो। प्लीज़ विक्रम, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे ऊपर इतना हक तो है मेरा। प्लीज़ एक बार मेरी मम्मी पापा से बात करवा दो। वसुधा, कहाँ से लाऊं उन्हें बुलाकर? वो वहाँ चले गए हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आता है। तुमने लौटने में बहुत देर कर दी है। मेरी बात सुनते ही वो रोने लगी। दूसरी तरफ से उसकी हिचकियों की आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। वसुधा, प्लीज़ खुद को संभालो। तुम बताओ, कैसी हो तुम और कहाँ पर हो? प्लीज़ अपने घर का एड्रेस मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं विक्रम, तुम जहाँ हो वहीं रहो।
मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। करोगे ना मेरी मदद? मम्मी पापा के बाद एक तुम ही हो जिसे मैं हक से कुछ भी मांग सकती हूँ। विक्रम, मेरी एक बेटी है अमीशा। मेरे जाने के बाद तुम उसका ख्याल रखना। अमीशा तुम्हारे और अमरेंद्र की बेटी। कितने साल की है वो? हाँ, मेरे और अमरेंद्र की बेटी है। वो 14 साल की है विक्रम। हाँ ठीक है, मैं उसका ध्यान रख लूँगा। तुम दोनों का कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जा रहे हो? हाँ, यूं ही समझ लो, पर कुछ दिनों के लिए नहीं। मैं हमेशा के लिए अपनी बेटी तुम्हें सौंप कर जाना चाहती हूँ। मम्मी पापा से मिले बहुत साल हो गए हैं विक्रम। अब हमेशा के लिए उनके पास जाना चाहती हूँ। मैंने उन्हें बहुत दुख दिए हैं, शायद उन्हीं दुखों की सज़ा मैं भुगत रही हूँ। वसुधा, तुम क्या कह रही हो? तुम ठीक तो हो? कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? मैं उनके पास जा रही हूँ। प्लीज़ खुद को संभालो और मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो। मैं फ़ौरन तुमसे मिलना चाहता हूँ। फिर बैठकर आराम से बात करते हैं। नहीं, तुम नहीं आओगे विक्रम। जब समय आएगा मैं अपनी बेटी को खुद तुम्हारे पास भेज दूंगी, कहकर वसुधा ने फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद आपकी फिर कभी माँ से फ़ोन पर बात नहीं हुई? अमीशा ने विक्रम से पूछा। अमीशा चुपचाप विक्रम और उसकी माँ की सालों बाद हुई बातचीत को सुन रही थी। अमीशा के पूछने पर कि क्या उसकी माँ से फिर कभी बात नहीं हुई, विक्रम उससे कहने लगा। उसके बाद वो हर रोज़ वसुधा से बात करता था और जैसे जैसे उनकी बातों का सिलसिला बढ़ता चला गया, वसुधा उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बताती चली गई। मैंने वसुधा से अमरेंद्र के बारे में पूछा कि वो क्या कर रहा है, उसकी पोस्टिंग कहाँ पर है, पर हर बार वो मेरे इस सवाल को घुमा देती थी। यकीन मानो अमीशा, अमरेंद्र के बारे में सब कुछ जानने के पीछे मेरा सिर्फ एक मकसद था और वो था मेरा तुम लोगों तक पहुंचना। विक्रम अंकल, पर पापा तो दिल्ली में ही रहते थे। जहाँ तक मुझे याद है मैंने उन्हें किसी और शहर में नौकरी करते हुए नहीं देखा है। उनका तो अधिकांश समय घर पर ही गुजरता था। मेरे बहुत ज़ोर देने के बाद तुम्हारी माँ ने अपना मुंह खोला और मुझे बताया कि अमरेंद्र कभी आईएएस क्लियर ही नहीं कर सके। अमरेंद्र जब पहली बार वसुधा से मिले थे वो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। 3 बार वो परीक्षा में सफल नहीं हो सके और जब तुम्हारी माँ ने अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर अमरेंद्र के साथ अपना घर छोड़ा था, उन्हीं दिनों अमरेंद्र एक बार फिर से जी जान लगाकर आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। पर उनके हालात कुछ ऐसे हुए कि वो परीक्षा में बैठ ही नहीं सके। अचानक से घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों के तले उनका आईएएस बनने का सपना धूल में मिल गया और अपनी नाकामयाबी का जिम्मेदार उसने वसुधा को ठहराया कि जब से वो उसके जीवन में आई है उसका कैरियर, उसकी महत्वाकांक्षाएं सब तबाह होती चली गई। अपनी गलतियों को उसने कभी स्वीकार नहीं किया। जीवन में कुछ ना हासिल कर पाने की फ्रस्ट्रेशन उसे गलत रास्ते पर ले गई और उसका जिम्मेदार भी वो हर वक्त वसुधा को ठहराता रहा। ये सब आपको माँ ने बताया है? अमीशा ने उनसे पूछा। हाँ बिल्कुल, यह सब कुछ तुम्हारी माँ ने मुझे बताया। उसने बताया कि अमरेंद्र का हाथ अक्सर उस पर उठ जाता था और वो उफ तक नहीं करती थी। 1 साल के बाद तुम इस दुनिया में आ गई, पर अमरेंद्र का व्यवहार तुम्हारी माँ के प्रति बद से बदतर होता गया। वसुधा, जिसकी एक ख्वाहिश को उसके पापा पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते थे, वो कैसे अमरेंद्र जैसे इंसान को सालों तक झेलती रही? क्यों नहीं वो समय रहते वापस अपने घर लौट आई? औलाद चाहे कितनी भी गलतियां करें, माँ बाप उसे माफ़ कर ही देते हैं और वसुधा तो उनकी इकलौती औलाद थी। हम दोनों को एक दूसरे से बात करते हुए 1 महीना हो चुका था। तब तक वसुधा ने मुझे अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था। इसी बीच फिर से वसुधा ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। जब भी मैं फ़ोन मिलाता तो यही मैसेज आता कि आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वह फ़िलहाल बंद है। मुझे उसकी चिंता हो रही थी
कि अब ऐसा क्या हो गया है कि उसने फ़ोन बंद करके रख दिया है। और एक दिन मैंने उसे फ़ोन मिलाया तो फ़ोन वसुधा की जगह किसी और ने उठाया। मैंने जब उनसे वसुधा के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि वसुधा पिछले 1 सप्ताह से यहाँ अस्पताल में भर्ती है और उनके टेस्ट चल रहे हैं। इस समय उसे एक्सरे के लिए लेकर गए हुए हैं। मैंने उस नर्स से पूछा कि आखिर हुआ क्या है उसे, तो उसने मुझे बताया कि उन्हें लंग कैंसर है और उनकी हालत ठीक नहीं है। नर्स की बात सुनकर मैं परेशान हो गया और मैंने उससे पूछा कि हालत ठीक नहीं है इसका क्या मतलब है। उसने मुझे बताया कि वसुधा चंद दिनों की मेहमान है। नर्स ने मेरे बारे में पूछा कि मैं कौन हूँ, तो मैंने उससे कहा कि मैं फैमिली फ्रेंड हूँ। कुछ समय से इंडिया से बाहर था, इसलिए वसुधा की बीमारी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने नर्स से पूछा कि वसुधा कौन से अस्पताल में है। उसने मुझे अस्पताल का पता बताया और मैं उसी समय देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो गया और सीधे अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर से मिला और वसुधा की बीमारी के बारे में पूछा। डॉक्टर ने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो सिर्फ चंद दिनों की मेहमान हैं, आप चाहे तो उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। कहकर विक्रम चुप हो गए। आपने डॉक्टर को क्यों नहीं कहा कि मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा? माँ के बारे में जानने के बाद भी आप उन्हें उनके आखिरी वक्त में अकेला छोड़कर वापस चले गए। मैं डॉक्टर को हाँ कहने से पहले वसुधा से मिलना चाहता था, पर मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मैं कैसे उसका सामना करूंगा और वो मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। अपने दिल को मजबूत करके मैं आईसीयू में वसुधा के बिस्तर के पास जाकर खड़ा हो गया। वो बेसुध सो रही थी, उसके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मैं वहीं खड़ा उसके आंखें खोलने का इंतज़ार करता रहा। उसी समय एक नर्स आई और उसने मुझे बाहर जाने के लिए कहा। मैं नर्स से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ मुझे कुछ देर के लिए यहाँ पर रुकने की इजाज़त दे दे, मैं बहुत दूर से इनसे मिलने आया हूँ। हमारी बातों की आवाज़ वसुधा के कानों में गई और उसने अपनी आंखें खोली और मुझे सामने देखकर उठने की कोशिश करने लगी। नहीं, तुम उठो नहीं, लेटी रहो, वो बोलने की कोशिश कर रही थी, पर मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा होने के कारण मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसू इस बात के साक्षी थे कि वो मुझे अपने पास देखकर खुश थी। मैं उसका हाथ थामे उसके पास खड़ा रहा। मैंने तुम्हारे बारे में उससे पूछा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है। हाथ के इशारे से मुझे समझाने लगी कि वो बाहर गई हुई है। वो फिर उठने की कोशिश करने लगी। मैंने उसके बेड पर लगे स्विच को दबाकर उसके सिर को ऊंचा किया। अपने हाथ से मास्क हटाकर मुझे कहने लगी, विक्रम तुम यहाँ कैसे? कहते हुए वो हाँफ रही थी। वसुधा मास्क मत उतारो, तुम्हें तकलीफ होगी। विक्रम तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हारे सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती हूँ, इसलिए फ़ोन भी बंद कर दिया। वसुधा ये अपनों के लिए तुम्हारा कैसा प्यार है? दुख तकलीफ़ें सब कुछ अकेले सहन करना चाहती हो। मुझे अपनी बीमारी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? बीमारी कहते हुए वो फीकी हंसी हंसने लगी। विक्रम मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे शरीर के अंदर कैंसर अपनी जड़ें जमा चुका है, तो मैं तुम्हें क्या बताती कि बस अब कुछ ही दिन बचे हैं मेरे पास। खैर अब वो दिन भी शांति से बीत जाएंगे। बस मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का ध्यान रखना। वसुधा तुम मेरे साथ चलो, अपने घर चलो, आज भी वो घर तुम्हारी राह देख रहा है। उसी समय एक नर्स आ गई और मुझे डांट लगाते हुए कहने लगी, आपको नज़र नहीं आ रहा है मरीज़ की हालत कितनी ख़राब है? इनका मास्क किसने उतारा है? आप बाहर जाएं, मिलने का समय ख़त्म हो गया है। कहते हुए उस नर्स ने वसुधा के लिए मुंह पर फिर से मास्क लगा दिया। 1 मिनट बस, मैं बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही मैं वहाँ से जाने लगा, वसुधा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, विक्रम तुम अब यहाँ दोबारा मत आना,
तुम्हें तो मैं अपनी कसम भी नहीं दे सकती हूँ। वसुधा प्लीज़ अब तो घर चलने के लिए मान जाओ। विक्रम अब उस खाली घर में जाकर मैं क्या करूँगी? ऐसा है तो फिर मेरे घर चलो वसुधा। मैं तुम्हें अकेला इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? नहीं विक्रम, मैं खुद को कमज़ोर नहीं दिखना चाहती हूँ। अपने आखिरी दिनों में अकेले ही रहना चाहती हूँ। मुझसे वादा करो अब तुम दोबारा यहाँ नहीं आओगे। इसे मेरी आखिरी इच्छा समझ लो। मैंने उसे कहा तो कुछ नहीं, बस हाँ में सिर हिला दिया। विक्रम मेरी बात मानकर तुमने मेरे सीने पर जो बोझ था उसे तो तुमने ख़त्म कर दिया, पर अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, कहते हुए वो हाँफने लगी थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी। नर्स ने उसे डांट लगाकर कहा, मैम प्लीज़ बोलना बंद करें, देखें आपकी सांस उखड़ रही है। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, सर प्लीज़ आप बाहर जाएं, इन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। वसुधा की हालत ठीक नहीं थी। मैं उससे ज़्यादा बहस नहीं कर सकता था। जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा ही करूँगा। अमीषा की चिंता तुम मत करना, समझ लो आज से वो मेरी बेटी है। उसकी इच्छा का सम्मान रखते हुए मैं दोबारा उससे मिलने अस्पताल नहीं गया। आखिरी बार उसे जी भरकर देखने के बाद मैं आईसीयू के कमरे से बाहर आ गया। कहते हुए विक्रम भावुक हो रहे थे। उनकी आंखों के कोरों पर आंसू आकर रुक गए। गला रुंध गया। अमीषा को ऐसा लग रहा था कि उससे बात करते हुए वो फिर से उसी पलों में पहुंच गए हैं। मैं काफ़ी देर तक वहां बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, पर तुम उस दिन घर जल्दी चली गई थी। तुम कैसी दिखती हो मैं तो ये भी नहीं जानता था। मेरे पास तुम्हारा कोई कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं था कि तुमसे फ़ोन पर बात कर सकता। मैं फिर खुद को उसी स्थिति में खड़ा महसूस कर रहा था कि अगर मैं तुम तक नहीं पहुंच सका तो क्या होगा। मैं तुम्हें फिर हमेशा के लिए खो दूंगा, जैसे हमने वसुधा को खो दिया था। आखिर वसुधा की बात का मान रखते हुए मैं अस्पताल से सीधे वापस देहरादून आ गया। तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ रुककर उसे तिल तिल मरते हुए देखूं, पर मैं वसुधा के डॉक्टर के लगातार संपर्क में था। विक्रम अंकल, एक बात आपसे पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो बेटा, बेझिझक पूछो। माँ के इलाज के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। उस दिन भी पैसों का इंतज़ाम करने के लिए मैं घर जल्दी चली गई। कीमती सामान के नाम पर मेरे पास माँ की दो चीज़ें थी जिन्हें उन्होंने बहुत बुरे दिनों में भी अपने से दूर नहीं किया। माँ के सोने के बूंदे और उनकी एक अंगूठी। उस दिन भी उन्हें बेचने के इरादे से बाजार निकली थी, पर मैं उन्हें बेच नहीं सकी। ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता। शायद ईश्वर ने मुझे उन्हें बेचने से रोक दिया होगा, क्योंकि उन्हें बेचने के बाद भी उनसे इतनी रकम नहीं मिलनी थी कि मैं माँ का इलाज करवा सकती, और अस्पताल में माँ का इलाज बिना पैसों के होता रहा। उसके पीछे अंकल आप ही थे। माँ के इलाज के लिए आपने ही पैसे दिए थे ना। अमीषा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि पैसे किसने दिए? तुम ये सब बात सोचो। अंकल प्लीज़, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। आपसे मिलने से पहले मुझे लग रहा था कि शायद पापा हमसे चोरी छुपे अस्पताल के बिल भरते जा रहे हैं। अंकल, मेरा भ्रम तब टूटा जब वो माँ के अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आए। मेरे पापा माँ के साथ ऐसा करेंगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अमीषा, वसुधा के इलाज के लिए मैं ही पैसे दे रहा था। मैं हर रोज़ फ़ोन करके वसुधा के बारे में पूछता रहता था, और तब वो मुझे बता देते थे कि उन्हें अब कितने रुपयों की ज़रूरत है। मैं उसी समय वो रकम अस्पताल के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता था। जिस दिन वसुधा हम सबको छोड़कर जा चुकी थी, उस दिन भी मेरी अस्पताल वालों से बात हुई थी। उसके बाद मैं रोज़ तुम्हें यहाँ आने की राह देखता रहा। मैंने कई बार वसुधा के नंबर पर फ़ोन मिलाया, पर फ़ोन हमेशा बंद मिला। मैं तुम्हारे आने का बेसब्री से राह देख रहा था। हर बीतते दिन के साथ मेरा दिल बैठने लगा। मुझे लगा कि शायद तुम यहाँ कभी नहीं आओगी, पर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। यह घर सालों से बंद पड़ा था। उसे खोला, साफ सफाई करवाई,
ताकि जब तुम यहाँ रहने के लिए आओ तो तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। कहकर विक्रम चुप हो गए। बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चला। शाम कब की ढल चुकी थी। रात धीरे धीरे अपने पैर पसार चुकी थी। अमीषा भी अब थक चुकी थी। सोफे की सीट पर सिर टिकाकर वो आंखें बंद करके बैठी हुई थी। उसे बैठे देख विक्रम ने उससे कहा, अमीषा, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। उनके ऐसा कहते ही अमीषा उठकर खड़ी हो गई और अपने कमरे में चली गई। माँ की एक अंतिम ख्वाहिश अभी भी बाकी थी जिसे उसे पूरा करना था। अगली सुबह अमीषा ने उस गुलाब के पौधे को देखा। खिले गुलाब के पास ही टहनी पर एक नन्ही कली अपनी कोमल पंखुड़ियाँ हरे पत्तों के वलय में समेटे मुस्कुरा रही थी। अमीषा पूरी रात सो नहीं पाई थी। पिछले कुछ दिनों में उसके जीवन ने जो अप्रत्याशित मोड़ लिए, उनसे सामने बिठाने में उसकी संपूर्ण शक्ति जा रही थी। अब समय को समय धारा के साथ बहने देने के अतिरिक्त उसके पास कोई और विकल्प बचा भी कहाँ था। पूरी रात यूं ही कश्मकश में बीत गई। सुबह की नरम लाली पूरब से निकलकर उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक देने लगी थी। अमीषा ने खिड़की पूरी खोल दी। पहाड़ की तलहटी में बने इस घर के ऐन पीछे बने बगीचे में रंगों और खुशबुओं का एक विस्मयकारी संसार बिखरा हुआ था। खिड़की के बाहर बगीचे में संवरी हुई क्यारियों में गुलाब, डेलिया, गुलदावरी और जाने कौन कौन से पहाड़ी फूल सुबह की ओस में धुले निखरे इठला रहे थे। बगीचे के एक और लीची, अमरूद, बादाम और आड़ू के पेड़ अपने पूरे यौवन का सौंदर्य समेटे तने खड़े थे। तितलियां और भंवरे इस रंगीन तिलस्म को एक अद्भुत छटा प्रदान कर रहे थे। तरह तरह के परिंदों का कलरव वातावरण में मधुर संगीत घुला था। अमीषा मंत्रमुग्ध सी इस दृश्य को देखती रह गई। एक नई ऊर्जा का संचार उसके भीतर हो रहा था। वह उठी और माँ की अस्थियों का कलश उठाकर बाहर बगीचे में आ गई। कुछ देर कलश को हाथ में थामे भरी आंखों से इधर उधर देखती रही। फिर कोने में उगे एक नन्हे गुलाब के पौधे के पास आई। कलश नीचे रखा और पास की पड़ी खुरपी से खुदाई करके उस गुलाब को सावधानी से जड़ सहित निकाला। माँ की अस्थियाँ अमीषा ने उस गड्ढे में डाल दी। फिर उन पर पुनः वह गुलाब का पौधा रोप दिया। पौधे पर लगा एक सुर्ख गुलाब हवा में अपनी भीनी सुगंध फैला रहा था। अगली सुबह अमीषा ने उस गुलाब के पौधे को देखा। खिले गुलाब के पास की ही टहनी पर एक नन्ही कली अपनी कोमल पंखुड़ियाँ हरे पत्तों के वलय में समेटे मुस्कुरा रही थी।